ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। चलिए, तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक और टाइप का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है आपका, इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, उसकी बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे आज मेनली हम बात करेंगे कार्बोनिल का इंसर्शन, कि कार्बोनिल का इंसर्शन कैसे होता है, एक्चुअल में इंसर्शन होती क्या है, और कार्बोनिल के इंसर्शन में माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनका माइग्रेशन होगा इस कार्बोनिल के इंसर्शन में। इसमें मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सीधे आता है कि बताइए कि कौन सा मैकेनिज्म है, कितने टाइप के मैकेनिज्म ये इनके लिए दिया गया है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनके मैकेनिज्म को समझाने के लिए। ठीक है, जिनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है फेवर करता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा मैकेनिज्म जो है फेवर करता है इस कार्बोनिल के इंसर्शन को, दैट इज माइग्रेटरी इंसर्शन को। ठीक है, यहाँ कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इंसर्शन रिएक्शन के ऊपर। तो इंसर्शन होता क्या है? तो देखिए, इंसर्शन में जनरली एक अनसैचुरेटेड लिगेंड होता है, जैसे कि अगर बात करें कार्बोनिल की या इथिन की, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, ये इथिन होगा, ये एथेन नहीं होगा, इथिन। एक डबल बॉन्डेड हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट वो लेंगे, मतलब लिगेंड्स वगैरह लेंगे। तो अनसैचुरेटेड लिगेंड्स होता क्या है, जब कोई दो अलग एटम्स के बीच में जा करके क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। क्योंकि कार्बोनिल भी अगर बात करूँ वो भी अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर देखो, जैसे कि ये कार्बोनिल, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दैट मींस यहाँ भी अनसैचुरेशन है, तो ये एक प्रकार का एक अनसैचुरेटेड लिगेंड है। वैसे ही इथिन की भी अगर बात करें तो इथिन भी क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड लिगेंड होता है। तो ये जब लिगेंड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड लिगेंड होते हैं, कि नहीं दो ग्रुप्स के बीच में जाकर के इंसर्ट हो जाए, अगर ए और बी के बीच में इसको जो इंसर्ट हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को इंसर्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ए और बी के बीच में सीओ जो है जाकर के जुड़ गया। पहले ए और बी के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग थी, अब जो है उनके बीच में सीओ जो है क्या हो गए, एड हो गए। वैसे ही अगर हम इथिन का अगर एग्जांपल लें, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये ए और बी है, उसमें अगर इथिन का रिएक्शन कराते हैं, तो ये जब इथिन इंसर्ट होता है ए बी के बीच में, तो ए और बी इस प्रकार से इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 1 लिखा हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 1 दिखाई दे रहा होगा। तो ये टर्म क्या है कि इनको, ये दोनों ही जो है आपके इंसर्शन रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंसर्शन रिएक्शन में यहाँ भी इसको हम अगर क्लासीफाई करते हैं, तो इसमें आपका इंसर्शन ऐसे हो रहा है कि ये जो ए बी है ना, वो अनसैचुरेटेड लिगेंड के एक ही एटम के साथ जुड़ रहा है। दोनों ए भी कार्बन से जुड़ा है, बी भी उसी कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, और लेकिन अगर इसमें देखें हम सेकंड एग्जांपल में, तो ए जो है पहले नंबर के कार्बन, अगर मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ और इसको 2 नंबर दे देता हूँ, तो ए जो है एक कार्बन से जुड़ा है, तो बी जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो इस टाइप का अगर इंसर्शन होगा, दैट इज अगर दोनों जो एड होने वाले जो ग्रुप्स हैं, वो आपके अगर एक जस्ट एडजेसेंट अगर एलिमेंट या फिर एडजेसेंट कार्बन पर जाकर के जुड़े, तो वहां पर इसको हम 1-2 एडिशन बोलेंगे या 1-2 इंसर्शन बोलेंगे। जैसे कि ये एक ही पर जुड़ा है, ए भी कार्बन पर जुड़ा है, बी भी कार्बन पर जुड़ा है, तो ये एक प्रकार का 1-1 इंसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर ए जो है 1 पर, बी जो है 2 पर, तो ये एक ऐसा इंसर्शन है जिसमें ये 1-2 इंसर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, तो 1-1 इंसर्शन का क्या होगा और 2-2 इंसर्शन क्या होगा, समझ आया क्या? क्योंकि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, पहले बात करेंगे 1-1 इंसर्शन की, फिर बात करेंगे 2-2 इंसर्शन की। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। जैसे कि बात करें अगर 1-1 इंसर्शन में, तो ये जो हम बोल रहे थे कि 1-1 इंसर्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके जो दोनों बॉन्ड्स है, बोथ बॉन्ड्स जो इंसर्ट होते हैं,
वो आपके इंसर्टेड मॉलिक्यूल के सेम एटम पर आपके क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो 1-1 इंसर्शन कहलाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल की बात करें अपन, तो देखो ये आपका एक मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल तो है ही, साथ ही एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब CO का रिएक्शन कराया जाता है, ये एक वेल नोन रिएक्शन है, तो ये CO जो है ना इंसर्ट हो जाता है इनके बीच। सपोज मान लो कि आपका जो है ये A का वर्क कर रहा है और ये जो है एल्काइल ग्रुप आपका B का वर्क कर रहा है, तो A और B के बीच में जाके CO क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये CO जो है A और B के बीच में इंसर्ट हो गया, दैट इज A भी आपका कार्बन से जुड़ा और B भी आपका कार्बन से जुड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इंसर्टेड जो मॉलिक्यूल है या इंसर्टेड जो ग्रुप है उसके एक ही एलिमेंट से आपका जो है दोनों बॉन्ड्स जो हैं बन रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे इसको कि ये एक प्रकार का 1-1 इंसर्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल आपको मैं समझाऊं, तो देखो यहाँ पर जब इसी कॉम्प्लेक्स को SO2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये प्रोडक्ट देता है, यहाँ पर ये SO2 जो है इंसर्ट हो गया, देखिए मैग्नीज और CH3 के बीच। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीज भी सल्फर से ही जुड़ा है और कार्बन भी सल्फर से जुड़ा है, मतलब यहाँ भी 1-1 लिंकेज है, दैट इज 1-1 इंसर्शन को भी ये भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1-2 इंसर्शन। तो 1-2 इंसर्शन में क्या होगा, हम पहले ही समझ गए कि भाई यहाँ पर जो बॉन्ड्स नए बॉन्ड्स बनेंगे वो दो एडजेसेंट एटम पर बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1-2 इंसर्शन होता है वहाँ पर दोनों इंसर्टेड मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, दोनों बॉन्ड्स वो एडजेसेंट एटम पे बनते हैं, दो जस्ट एक दूसरे के बाद आने वाले जो है एटम्स पर बनते हैं। जैसे कि अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर इस कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन टेट्राफ्लोरोइथीन के साथ अगर कराया जाए, तो वहां पर ये अगर कार्बन को मैं 1 नंबर देता हूं और इस कार्बन को मैं सेकंड नंबर देता हूं, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बीच में यहाँ पर ये पूरा जो ग्रुप है वो इंसर्ट हो जाता है। लेकिन कोबाल्ट जो है पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा है, तो हाइड्रोजन जो है दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा, दैट इज इसमें जो है देखो ये कोबाल्ट जो है वो आपका पहले नंबर के कार्बन से जुड़ गया और ये हाइड्रोजन जो है दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ गया। तो यहाँ पर 1 और 2 दो एडजेसेंट एटम पर जो है बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे कि ये 1-2 इंसर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंसर्शन रिएक्शन, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैकेनिज्म को पहचानने के लिए पूछता है कि बताओ ये रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन है कि इंसर्शन रिएक्शन है कि और ट्रांसमिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है। तो आपको ध्यान देना है, आपको समझ में आना चाहिए कि एक एक मीनिंग जो है आपका, एक एक मैकेनिज्म जो है उसका मीनिंग क्या होता है और कैसे आप उसको समझते हैं। देखिए वैसे ही अगर इसी कॉम्प्लेक्स को हम एक और दूसरे कीटीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो कीटीन में आपका जो है ये कोबाल्ट जो है सपोज मान लो 1 नंबर कार्बन पर जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जो है आपका सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये लीजिए कोबाल्ट जो है वो कार्बोनिल पोर्शन पर जुड़ गया और आपका हाइड्रोजन जो है इस CH3 या जो आपका सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का पोर्शन है उस वहां पर जुड़ गया। तो इसका सीधा मतलब आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो कोबाल्ट जो है सेकंड नंबर के कार्बन पर जुड़ा और हाइड्रोजन जो है पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा। इसका मतलब ये जो है 1-2 इंसर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंसर्ट तो हो गया कीटीन, लेकिन यहाँ पर 1-2 इंसर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो एक ही एटम पे न बन करके दो अलग अलग एडजेसेंट एटम के ऊपर बना है। तो ये होता है आपको 1-2 इंसर्शन। मैं आपको 1-2 इंसर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज हम पूरा बात करेंगे 1-1 इंसर्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई
1-1 इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इसका बेहतरीन एग्जांपल है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कार्बोनिल इंसर्शन। ठीक है, और ये कार्बोनिल इंसर्शन को बोला क्या जाता है, एल्काइल माइग्रेशन। ठीक है, इसी को हमको समझना है कि इंसर्ट हो रहा है कार्बोनिल और इसको बोलते हैं एल्काइल माइग्रेशन। मतलब माइग्रेट करने वाला ग्रुप कौन होता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आपका टॉपिक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये लिमिटेड पोर्शन हो जाता था, छोटा सा हो जाता था, तो यहाँ से क्वेश्चंस कम दिखते थे, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चंस दिखेंगे और पूछना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, लेकिन कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। अब देखो, अगर हम कार्बोनिल इंसर्शन की बात करें तो कार्बोनिल इंसर्शन में होता क्या है, पहले ही देख चुके हैं कि आपका CO जो है, पहले एग्जांपल में आपको दिखाया था, CO जो है एल्काइल कॉम्प्लेक्स के साथ इंसर्ट होकर के आपका वो एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जो कि काफी स्टडी किया गया है। अब देखो, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की कार्बोनिल इंसर्शन की, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है MnCO5CH3 का CO के साथ रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन करता है तो होता क्या है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी बता रहा था तो वहाँ पर भी बीच में मैं आपको एक टर्म यूज किया था कि देखो यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है, और जब हम माइग्रेटरी इंसर्शन की बात करेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये MnCO5CH3 को फर्दर कार्बोनिल के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये CO जो है वो मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच जाकर के इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कार्बोनिल इंसर्शन, क्योंकि इंसर्ट कौन हुआ है, कार्बोनिल। और कार्बोनिल के इंसर्शन से आपका ग्रुप कौन सा बन गया, तो देखो ये RCO ग्रुप बन गया, और इसी RCO ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं आप, एसाइल ग्रुप। तो जनरली कार्बोनिल इंसर्शन से जब एल्काइल के बीच, मेटल एल्काइल के बीच कार्बोनिल का इंसर्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, एसाइल ग्रुप। तो अगर आपका मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है उसको अगर कन्वर्ट कराना है मेटल एसाइल कॉम्प्लेक्स में, तो आप यहाँ पर इस कार्बोनिल को इंसर्ट करा सकते हैं, दैट इज माइग्रेटरी इंसर्शन करा सकते हैं, दैट इज एल्काइल माइग्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसी को हम पहले जो हम यहाँ पर मेंशन किए थे कि ये एक्चुअल में है क्या, तो एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर यही तो होता है। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बोनिल जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये जो मेटल और कार्बन के बीच या एल्काइल ग्रुप के बीच ये CO इंसर्ट हो जाता है, और आपका एल्काइल ग्रुप जो है अब एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, ये समझ आया क्या आपको कि कार्बोनिल इंसर्शन क्या होता है। ठीक है, कार्बोनिल का मेटल और एक एल्काइल ग्रुप के बीच यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एल्काइल माइग्रेशन। और अगर हम सिंपली बात करें तो कार्बोनिल का अगर मेटल और किसी सब्स्टिट्यूएंट के बीच या किसी लिगेंड के बीच अगर इंसर्शन होता है तो वो आपका कार्बोनिल इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिल इंसर्शन की। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज है यहाँ पर तो इसकी मैकेनिज्म होती है। क्यों, क्योंकि इतने सारे इस रिएक्शन में, इस आपके जो कॉम्प्लेक्स था उसमें इतने सारे कार्बोनिल्स थे कि कौन सा कार्बोनिल्स कहाँ है। ठीक है, एक्चुअल में कार्बोनिल जो है वहां पर रिमूव हुआ होगा, सॉरी माइग्रेट किया होगा, या CH3 माइग्रेट किया होगा। यही तो बात है ना कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या है। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी का हेल्प लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कुछ मैकेनिज्म आपको वहाँ पर डिराइव करने पड़ेंगे कि हाँ अगर इस टाइप का अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी आ रही है, इसका एनालिसिस ऐसे हो रहा है, इसका क्या बोलते हैं इसको, इंटरप्रिटेशन अगर इनके स्ट्रक्चर का ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो सबसे पहले तो पॉसिबल मैकेनिज्म दी गई, फिर उन मैकेनिज्म को पहले फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के बेस पे
उसको क्या किया गया, वेरीफाई किया गया कि एक्चुअल में इन तीनों मैकेनिज्म से आपका कौन सा मैकेनिज्म एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो उन्हीं को हमको समझना है। तो ये जो आपके कार्बोनिल का इंसर्शन था एल्काइल ग्रुप के और मेटल के बीच में, उसके लिए 3 मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड थे। ठीक है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए सहारा लिया गया लेबल्ड सीओ की, दैट इज सीओ को जो रिएक्शन करा रहे थे अपन सीओ का, जो बाहर से जो एक आपका सीओ जो आपका कार्बोनिल गैस या फिर वहां पर रिएक्शन करने आ रहा था, उसको हम कार्बन 13 वाला सीओ लेकर के वहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करने लगे या एक्सपेरिमेंट ऑपरेट करने लगे कि अब देखते हैं कि ये कार्बन 13 जो हम यूज ले रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ पर सिचुएटेड है वहां पर उस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग के साथ साथ आपको अच्छे से समझना है क्योंकि कैसे इसको आप इसको याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए वो मैकेनिज्म थे 3 मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म बोला गया आपका सीओ इंसर्शन। पहला मैकेनिज्म क्या बोला गया, सीओ इंसर्शन। दूसरे मैकेनिज्म में बोला गया इंसर्शन नहीं, माइग्रेशन, सीओ माइग्रेशन। इसका नाम दिया गया सीओ माइग्रेशन। तो तीसरा जो है आपका, तीसरा नाम दिया गया मैकेनिज्म को एल्काइल माइग्रेशन। हाँ, अच्छी बात यह है और बुरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप एक मैकेनिज्म को ये 1 को यहाँ 1 लो लिख देना, 1 में सीओ माइग्रेशन, किसी को याद नहीं आया, भूल गए सीक्वेंस क्या था, तो इसको पहले मैकेनिज्म को क्या बोल दिया, सीओ माइग्रेशन, और पहले मैकेनिज्म को क्या लिख दिए, एल्काइल माइग्रेशन। तो इसको ऐसा उल्टा पुल्टा मत करना, इसको सीक्वेंस से ही याद रखना, क्योंकि सीधा आपका क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछ भी सकता है कि जो 3 मैकेनिज्म दिए गए हैं कार्बोनिल इंसर्शन के लिए, उनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है फेवर करता है उसके रिएक्शन को, तो वो बोलेगा मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 2, मैकेनिज्म 3। तो अगर मैकेनिज्म 1 अगर उसके सामने में अगर ऐसा लिखा है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके सामने में अगर नहीं लिखा है तो फिर बुरी बात है। समझ आए? उसके लिए आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म 3 जो है इसको फेवर करता है। क्यों? क्योंकि मैं हेडिंग में ही वहां पर लिख दिया था एल्काइल माइग्रेशन। तो आधे लोगों को तो समझ आ गया होगा कि इन मैकेनिज्म में अगर बात होगी कि फेवरेंस की कौन फेवर करता है कौन नहीं करता, तो ऑब्वियसली एल्काइल माइग्रेशन ही करेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि एल्काइल माइग्रेशन जो है कैसे फेवर करता है उसको हमको समझना है। तो सबसे पहले तो हमको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म 1 की, दैट इज सीओ का इंसर्शन। तो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सीओ जो है इंसर्ट हो जाता है मेटल और कार्बन बॉन्ड के बीच। जैसे कि अगर ये है आपका एक मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल और आपका एल्काइल के बीच में सीओ का इंसर्शन होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट में ये जो आपका इनकमिंग जो कार्बोनिल है उस इनकमिंग कार्बोनिल को C13 वाले लेबल कार्बन वाला रखा गया है, और बाकी सभी कार्बोनिल जो है आपका CO12 वाला आइसोटोप है। ठीक है भाई? तो देखो, अब पहला मैकेनिज्म जो बोल रहा है वो डायरेक्ट इंसर्शन को बताने देती, सीधा कुछ नहीं होने वाला, ये मेटल और कार्बन के बीच में ये CO जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका CO कहाँ पर है, प्रेजेंट है, तो CO प्रेजेंट है मेटल और कार्बन के बीच, दैट इज एल्काइल ग्रुप और मेटल के बीच CO इंसर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं CO का इंसर्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि C, अगर कोई पूछेगा कि पहले मैकेनिज्म में मेरा कार्बन 13 वाला जो CO है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो मेंबर होता है एसाइल ग्रुप का। क्या होता है? एसाइल ग्रुप का मेंबर होता है। समझ आया क्या भाई? ये होता है डायरेक्ट इंसर्शन। क्लियर है? पहला वाला इजी है, ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े।
यस सर। समझ आ रहा है अभी? चलो आगे जी बढ़ते हैं। सर। देखो इसमें जो है ये जो बता रहा था मैं, ये जो न्यू सीओ है दैट इज कार्बन 13 वाला जो है वो आपका एसाइल ग्रुप का मेंबर होता है। बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म सेकंड जो होता है उसमें बोला जाता है कि सीओ माइग्रेट करके देखते हैं। अब इसमें मैकेनिज्म दूसरा मैकेनिज्म में ट्राई किया गया कि चलो सीओ को माइग्रेट करके देखते हैं कि सीओ की माइग्रेशन से कैसी पॉसिबिलिटीज बनती है, कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। तो देखो इसमें जो है माइग्रेशन ऑफ सीओ लिगेंड टू गिव इंट्रामॉलिक्यूलर सीओ इंसर्शन। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका एक हाई कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनाता है एक वैकेंट। तो इसको मैं सबको दिखा दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स था जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का जो सीओ के साथ इंसर्शन कराया जाता है तो किस टाइप की मैकेनिज्म ये ऑपरेट करता है। तो इसमें सेकंड मैकेनिज्म में ये ट्राई किया गया कि जो पहले से सीओ है ना उन सीओ को माइग्रेट करा दो, और उसी सीओ को जो बाहर से सीओ लाओ मत लाओ, पहले क्या करो जो सीओ उस मेंबर का उस कॉम्प्लेक्स का ही जो मेंबर है जो कार्बोनिल, उन कार्बोनिल्स को ही माइग्रेट कराओ, और जो एसाइल ग्रुप मिलता है उसमें आपका सीओ को मेटल और कार्बन के बीच में क्या कर दो, माइग्रेट करा दो, दैट इज इंसर्ट करा दो। तो ये क्या कहलाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्शन। क्यों? क्योंकि ये इंसर्शन जो है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, किसी दूसरे सीओ को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्शन से ये आपका जो कार्बोनिल है वो इंसर्ट हो गया इस मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच। देख लीजिए भाई, अब जैसे ही ये यहाँ चले जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर जहां पर ये पहले जुड़ा था वो साइड क्या हो गया आपका, वैकेंट। अब होता क्या है, अब जो है इस खाली जगह पर आपका जो इनकमिंग लिगेंड है ना CO13 वो इंटर करता है। समझ आ रहा है क्या? तो CO13 अब जो है जब आएगा तो CO13 जो है उस वैकेंट साइट में जाएगा, उस वैकेंट साइट में जाएगा, न कि यहाँ पर मेटल और कार्बन के भी एल्काइल ग्रुप के बीच। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाता है, आपका ये प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी आपका सेम बना, एसाइल ग्रुप बना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले मैकेनिज्म में ये जो कार्बन 13 है वो वाला जो आपका सीओ है वो किसका मेंबर था, एसाइल ग्रुप का मेंबर था। लेकिन जब सीओ माइग्रेट करता है, पहले ही माइग्रेशन कर जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्शन कर जाता है, तो वो CO13 जो है अब आपका एसाइल ग्रुप का मेंबर नहीं रहेगा। एग्जैक्टली समझ आया क्या आपको? इतना क्लियर है क्या? एक लाइन आप यहाँ पर नोट करना, और एक लाइन आप दिमाग में ये रख लेना कि जो माइग्रेट करेगा ना जो ग्रुप, तो हमेशा माइग्रेट कहाँ हो रहा है भाई, CH3 तो आपको माइग्रेट हो रहा है ऑब्वियसली यहाँ पर, सॉरी CH3 माइग्रेट हो रहा है बोलो, ये जो आपका CH3 है उसी और मेटल के बीच में आपका आ रहा है। तो CO का जो इंसर्शन हो रहा है यहाँ पर वो मेथाइल या फिर एल्काइल और मेटल के बीच हो रहा है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस टर्म को समझाने के लिए। ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, इसके जितने भी सीस वाले सीओ है ना वो आपका क्या करेगा, माइग्रेट हो सकता है। ट्रांस वाले को माइग्रेट नहीं कराना है। तो बताओ कौन कौन से सीओ यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं, कितने सीओ माइग्रेट कर सकते हैं? कितने सीस CS3 के रेस्पेक्ट में कितने सीस सीओ है यहाँ पर? दो। कितने? दो सर। कौन बोल रहा है दो? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कैसे बनेगा भैया ऐसे इतना इजी इजी क्वेश्चन का? चार होगा। ट्रांस में तो एक ही है ना सर। हाँ तो भाई मैं तो हाँ सर, सीस पूछ चार रहा होगा हूँ। क्या? एक ही में
भैया 4 होगा, मतलब CH3 के अपोजिट चार वाला होंगे, ट्रांस वो होगा ट्रांस बस। बस एक बिल्कुल। लास्ट में है। तो भाई ज्यादा ऐसे अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा ना हो तो ये देख लेना कि भैया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना जो अपोजिट वाले होते हैं ना 180 डिग्री वाले, वही क्या होते हैं भाई, वही आपके ट्रांस होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, सी सब के बीच 90 डिग्री। समझ आया? तो यहाँ पर ये जो आपका सीओ है ना, ये ट्रांस है, यही माइग्रेट नहीं कर पाएगा। बाकी 4 सीओ है, चारों माइग्रेट कर सकते हैं। हाँ, जहां माइग्रेट करेगा वहां पर वो वैकेंट साइड छोड़ेगा भाई। जो सीओ माइग्रेट कर देगा अपने जगह वो खाली छोड़ेगा, और वहीं पर आपका CO13 जो है आएगा। तो यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े भाई, वो तो इस एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में सिस तो हुआ ना। तो इसके लिए बोला जाता है कि जो न्यू सीओ जो आता है आपका ऐड होगा, वो हमेशा सिस टू एसाइल ग्रुप होना चाहिए। और सिस टू एसाइल ग्रुप मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भाई सिस वाले कार्बोनिल ही यहाँ पर माइग्रेट होना चाहिए, और सिस वाले माइग्रेट करेंगे तो सिस वाले जगह पर वैकेंट साइट छोड़ेंगे, और वैकेंट साइट अगर सिस पे है तो आने वाला लिगेंड जो है उसी वैकेंट साइट पर आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको माइंड में ध्यान में ये रखना है कि जो आने वाला न्यू सीओ है वो सेकेंड मैकेनिज्म में हमेशा COCH3 के कहाँ होगा, सिस में होगा। सिस में। तो ट्रांस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ट्रांस में होगा तो उसको काट देना भैया, तुम तो इस मैकेनिज्म में बिल्कुल नहीं बनते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है जो हमको माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछते हैं। ठीक है, माइंड क्या रखना है, हमेशा आपको सिस वाले को माइग्रेट कराना है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर तो ये जो सेकंड मेथड है इसका जरूरत क्यों पड़ा होगा सर, जब फर्स्ट मेथड से भी तो इंसर्जन हो जा रहा था तो। ना 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 ना, देखो सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो फिर ये वाले रिएक्शन ये वाले मेथड का। इम्पोर्टेंस ये है कि अभी किसी को नहीं पता है कि पहला वाला बना है कि दूसरा वाला बना है कि तीसरा वाला बना है। मतलब तीनों में से कौन इंपॉर्टेंट है अभी किसी को नहीं पता। तो वो क्या रहा है कि भाई अगर मैं आपको पहले वाले का अगर रिजल्ट बताऊं, पहले वाले का जो प्रोडक्ट था उसमें भी सेम ऐसे ही बना था कि नहीं, अंतर सिर्फ क्या था, CO13। C13 है, हाँ हाँ हाँ, वही। बस वो यहाँ ऐसा था। अब मैं अगर ये बोल दूं कि ये रिएक्शन मैं C13 के साथ नहीं करा रहा, मैं CO12 के साथ ही करा, मतलब C12 के साथ ही करा रहा, तो यहाँ भी सब सेम हो जाएंगे, क्योंकि गैप कौन कर रहा है, 13। अभी देख लो पीछे वाले में सेम यही बना है, अंतर सिर्फ क्या था, यहाँ पर C13। तो अगर ये 12 वाला होगा तो भाई मैं तो प्रोडक्ट को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम सेकेंड मैकेनिज्म से भी सेम बनाते हो, फर्स्ट मैकेनिज्म से भी सेम बनाते हो। पहचान कब आ रहा है, पहचान कब आ रहा है, जब लेबल है, जब लेबल्ड लगा रहे हैं तब। तो पहले ये ना क्या कर रहे हैं लोग, बस ट्राई कर रहे हैं कि सेम टाइप के लोग कैसे कैसे मिल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जब हमको सेम प्रोडक्ट मिले। तो हमको पिछले बार भी यही प्रोडक्ट मिला था, अभी भी यही प्रोडक्ट मिला है, अगर हम हटा दें किसको, CO13 को। क्लियर है? अब देखो थर्ड मैकेनिज्म में भी सेम बनेगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बताई गई जिससे जो है आपका प्रोडक्ट जो है सेम बन रहा था। अंतर सिर्फ कैसे पाया गया, अंतर इसको या डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें लेबल्ड सीओ का यूज किया गया। जब लेबल्ड सीओ को यूज किया गया उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी का हेल्प लिया गया, जैसे धीरे से आएगा उसको समझोगे आगे, तब वहां पर समझ आएगा कि हमको कितने टाइप के एक्चुअल में प्रोडक्ट मिलते हैं। मान लो सपोज 5 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हर बार जो है इस रिएक्शन से 5 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि कौन से मैकेनिज्म से 5 टाइप के प्रोडक्ट हर बार बनेंगे। समझ आया? तो जो मैकेनिज्म उसको फेवर करेगा उसको मैं बोल दूंगा कि हाँ इस मैकेनिज्म से ही आपका जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 5 या 10 प्रकार के बन रहे हैं, और वो जो है पहले मैकेनिज्म से पॉसिबल ही नहीं है, दूसरे मैकेनिज्म से पॉसिबल ही नहीं है, वो जो है तीसरे मैकेनिज्म से पॉसिबल है या चौथे मैकेनिज्म से पॉसिबल है। ऐसे बात करेंगे। ठीक है,
तो मैं Yes, बस sir. आपको क्या बता रहा हूँ कि कितने टाइप के मैकेनिज्म यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं जिससे पॉसिबिलिटी है कि सेम टाइप का प्रोडक्ट बने। क्यों? क्योंकि इस सीओ इंसर्शन से हर बार जो है क्या होना था, एसाइल ग्रुप बनना था। तो एसाइल तो पहले में भी बना जब डायरेक्ट इंसर्ट हुआ, जब सीओ को माइग्रेट करा के देखे तो भी एसाइल ग्रुप बना। अच्छी बात क्या है कि जब थर्ड मैकेनिज्म में जाएंगे तो वहां भी एसाइल ही बनेगा, लेकिन माइग्रेशन करने वाला ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा। वहां पर ये देखा जाएगा, अब चलो CH3 को माइग्रेट करके देखते हैं कि इसके माइग्रेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखो थर्ड मैकेनिज्म में जब एल्काइल माइग्रेट करता है तो एल्काइल माइग्रेट करता है तो ध्यान देना, इसमें एल्काइल के माइग्रेशन से फिर से आपका जो है एसाइल ग्रुप ही बनता है, इसमें भी 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनता है। अब देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये अब CO माइग्रेट नहीं कर रहा है बल्कि CH3 माइग्रेट कर रहा है। अब CH3 माइग्रेट करेगा तो खाली जगह कहाँ पर छूटेगा, CH3 पर छूटेगा। और ध्यान ये देना है कि यहाँ भी CH3 को वहीं माइग्रेट कराना है, उसी CO के तरफ माइग्रेट कराना है जो उसके साथ सीस हो। ये CH3 जो है अपने ट्रांस वाले CO के तरफ माइग्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको ध्यान आप देना। अब देखो जब CH3 को माइग्रेट कराया गया CO के तरफ, CCO के तरफ, तो वैकेंट साइट अब कहाँ पर बन गया, CH3 के जगह पर। अब जो है ये इनकमिंग जो CO13 था ना, वो आप कहाँ आ गया, इस वैकेंट साइट पर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी देखो आपको एसाइल कॉम्प्लेक्स ही बना, समझ आया। और इसमें भी आपका एसाइल कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो भी CO के साथ सीस पे ही है। क्लियर है भाई? तो देखो अब इन सभी तीनों मैकेनिज्म को अगर मैं देखूं तो तीनों मैकेनिज्म में भी आपका जो है सेम टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं आपको लेबल को हटा दूं, अगर कार्बन कार्बन 12 के कार्बन 13 को, तो यहाँ पर मैं इसको पहचान नहीं पाऊंगा कि ये डायरेक्ट इंसर्शन से बना है कि CO माइग्रेशन से बना है कि एल्काइल माइग्रेशन से बना है। क्यों? क्योंकि तीनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? तो इसको अब ये जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसी में ही हुआ कि जब तीनों मैकेनिज्म से सेम बन रहे हैं तो एक्चुअल में कौन से मैकेनिज्म को हम क्या करें, अलाउ करें। कौन सा मैकेनिज्म होगा जो फेवर करेगा कि एक्चुअल में CO इंसर्शन में कौन से रास्ते को चुना जाता है। ठीक है, तो इसको फिर आपका फाइंड आउट करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के साथ साथ आपका जो है कुछ रिएक्शंस का हेल्प लेना पड़ा। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, कार्बोनाइलेशन। अब अगर मैं कार्बोनिल को रिमूव करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डीकार्बोनाइलेशन। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए, इस मैकेनिज्म को पहचानने के लिए आपका डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन को यूज में लेना पड़ गया और उस रिएक्शन से फिर पता लगाया गया कि एक्चुअल में आपका कौन सा मैकेनिज्म है जो फेवर करता है इस CO के इंसर्शन को। तो हमको इसी मैकेनिज्म को पहचानना है कि कैसे ये जो है कौन सा मैकेनिज्म फेवर होगा। ठीक है, यहाँ भी बात क्या होगी भाई, ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि यहाँ भी जो CO आपका नया CO है वो एसाइल ग्रुप के सीस पर ही होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, CH3 कहाँ पर मूव करेगा, अपने सीस वाले CO के साथ तरफ ही बस मूव कर सकता है, ट्रांस वाले की तरफ मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, माइग्रेट नहीं कराना है जो सीस पोजीशन पर हो, ट्रांस पोजीशन पर माइग्रेट नहीं कराना है, चाहे वो CO का माइग्रेशन हो चाहे वो किसका माइग्रेशन हो भाई, एल्काइल का माइग्रेशन। अगर इतना समझ गए होगे तो फिर अब देखना, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन अब इधर आएगा, लेकिन जो बहस हम कर चुके हैं यहाँ पर, अब इसका मतलब ये है कि इधर आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने वाला। जैसे कि अगर मैं इस रिएक्शन में ध्यान दूं तो ये कार्बोनिल जुड़ रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। और अगर इस रिएक्शन को मैं अगर उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन कॉल्ड डीकार्बोनाइलेशन या डी इंसर्शन या एलिमिनेशन। लेकिन चूंकि कार्बोनिल निकल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं जनरली, डीकार्बोनाइलेशन, रिवर्स रिएक्शन को ना। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है कार्बोनाइलेशन है,
क्योंकि कार्बोनिल जब जुड़ रहा है तो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ता है तो एसाइलेशन, वैसे ही कार्बोनिल जुड़ रहा है तो कार्बोनाइलेशन, और निकल रहा है तो डिकार्बोनाइलेशन। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके फाइंड आउट के लिए। तो जब हमको प्रॉब्लम हो कि कौन सा मैकेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दी गए जिससे हम पहचान पाए कि कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, उसमें सबसे पहला जो है आपका ध्यान देना, इन तीनों मैकेनिज्म में अगर हम बात करें indistinguishable as product in each mechanism is seen to be identical। अगर हम CO12 लें तो CO12 में तीनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो उसको प्रोडक्ट के बेस पे हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो पहले मैकेनिज्म से बना है, कि सेकंड मैकेनिज्म से बना है, कि थर्ड मैकेनिज्म से बना है। बट द रिएक्शन ऑफ कार्बन 13 लेबल्ड CO with this complex gives a cis product, ये लीजिए, ये cis product देता है, with which have no CO13 in acyl group। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी इसका ये बताता है कि ठीक है तुम एसाइल ग्रुप वाला कॉम्प्लेक्स तो बना लिए, लेकिन उस एसाइल ग्रुप में जो कार्बन 13 का जो आपका स्टडी होता है उसमें ये पता लगता है कि जो उसका CO13 जो ग्रुप होता है वो एसाइल ग्रुप का मेंबर नहीं होता। अब एसाइल ग्रुप का अगर मेंबर नहीं होता तो हमको पता है कि पहले मैकेनिज्म में हो क्या रहा था। पहले मैकेनिज्म में ये जो आपका डायरेक्ट इंसर्शन हो रहा था तो ये जो है एसाइल ग्रुप का मेंबर था, न्यू CO इन एसाइल ग्रुप। लेकिन हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ये बता रहा है कि एसाइल ग्रुप तो बना, लेकिन जो CO13 से अगर हम इसको रिएक्शन कराए थे तो CO13 को हमको मिलना कहाँ पर था, एसाइल ग्रुप पर। लेकिन वो जो CO13 है वो एसाइल ग्रुप का मेंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या बोलता है कि भैया पहला वाला मैकेनिज्म तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी को फेवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फेवर करता तो ये CO13 जो है एसाइल ग्रुप का मेंबर होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंसर्शन में CO जो है, जो इनकमिंग CO है, वो एसाइल ग्रुप का मेंबर होता है। समझ आया क्या भाई? यस सर। ठीक, तो ये पहला मैकेनिज्म को तो ये यहीं पर क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया कि पहले मैकेनिज्म तो ऑपरेट नहीं होगा CO इंसर्शन में। ठीक है। सेकंड जो है, the infrared studies of carbon 13 CO has revealed that the reaction of CO with this complex जो हम करा रहे हैं मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के साथ proceed by the migration of alkyl group rather than insertion of CO ligand। इसी को समझना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो देखिए, इसके लिए फिर अगला एविडेंस आता है कि बोथ मैकेनिज्म 2 एंड मैकेनिज्म 3 दोनों ही सेम प्रोडक्ट दे रहा था। दोनों ही सेम प्रोडक्ट क्यों दे रहा था? द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बोथ सेकंड एंड थर्ड मैकेनिज्म आर इंडिस्टिंग्विशेबल। क्यों? क्योंकि इसको हम जो सेकंड और थर्ड के जो प्रोडक्ट है उसमें ना अब हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि तुम किस रास्ते से आए हो। क्यों? क्योंकि उसमें भी CO13 जो होता है ना, सॉरी COCH3 अभी मैं दिखाऊंगा इसको। तो COCH3 के शीश पर क्या था आपका? CO13। थर्ड मैकेनिज्म में भी वही था, आपका शीश पर क्या था आपका? COCH3। और इसी के मेटल के शीश पर आपका सॉरी मेटल के साथ जो जुड़ा हुआ था आपका लिगेंड CO13 इनकमिंग लिगेंड, वो भी इसमें भी शीश था। तो अब CO13 वाला ये जो किस्सा है ना, वो ये नहीं बता पा रहा है कि भैया दोनों में जब शीश में है CO13, एसाइल ग्रुप का मेंबर तो नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ही एसाइल ग्रुप का मेंबर नहीं था, लेकिन CO13 जो है दोनों के दोनों में शीश है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी खत्म हो गया कि हम कैसे पहचाने। प्रोडक्ट के बेस पर तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट के बेस पे नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर क्या होता है, आपको इन मैकेनिज्म को पहचानने के लिए
यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट ऑफ डीकार्बोनाइलेशन। अब डीकार्बोनाइलेशन किस में किया जाता है, जो इनका प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट जो कार्बोनाइलेशन से प्रोडक्ट बना जाता है, अब उसको रिवर्स कराया जाता है रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन जब कराया जाता है, डीकार्बोनाइलेशन कराया जाता है, तो फिर जो प्रोडक्ट आपका आता है उसमें फिर आपका, ठीक है, उसमें फिर देखा जाता है कि कौन से जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी को फेवर कर रहे हैं, उसी को समझना है। तो देखो मैकेनिज्म 2 है। अब मैकेनिज्म 2 में देखो यहाँ पर CO जो है आपका, सपोज मान लो कि ये आपका एक CO है, इसको मैं क्या करा रहा हूँ, माइग्रेट करा रहा हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है कि मैकेनिज्म 2 में CO माइग्रेट करता है, तो जिस मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो माइग्रेट करेगा हमको उसी को माइग्रेट कराना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म 2 में हम क्या पढ़े CO का माइग्रेशन, लेकिन हम यहाँ पर उसको जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो वहाँ पर CH3 को रिमूव करा रहे हैं। तो सेकेंड मैकेनिज्म में CO जो है रिमूव होता है, तो यहाँ पर भी हम जो है CO को ही रिमूव करेंगे, और CO को रिमूव करने से यहाँ पर वैकेंट साइट, और वैकेंट साइट पर जो है आपका ये एसाइल ग्रुप का जो है CO जाकर के जुड़ गया, तो जस्ट उसका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और रिवर्स रिएक्शन होगा तो ध्यान सिर्फ ये देना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनना चाहिए, सिस बनना चाहिए। जो CO का माइग्रेशन हो रहा है उस CO का माइग्रेशन और एल्काइल ग्रुप के बीच सिस वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। वैसे अगर मैं मैकेनिज्म थर्ड को अगर बात करूं, तो मैकेनिज्म थर्ड में माइग्रेट कौन करता है, तो मैकेनिज्म थर्ड में माइग्रेट करता है CH3। तो CH3 जो है सिर्फ अपने सिस पोजीशन पर माइग्रेट कर सकता है, तो जब सिस पोजीशन पर माइग्रेट कर सकता है तो देखो यहाँ पर पहले एक आपको CO को रिमूव कराना है, क्योंकि हम डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन देख रहे हैं। अब डीकार्बोनाइलेशन तो हो गया, अब वैकेंट साइड जहाँ बनेगा उधर CH3 जाएगा। सिर्फ ध्यान ये देना है कि आपको क्या बनाना है, सिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि माइग्रेशन किसका करना है, ठीक है। अब मैं आपको ले जाता हूँ उधर डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इस एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीकार्बोनाइलेशन ऑफ इन मैकेनिज्म 2। देखो भैया अभी तक जिनका ध्यान नहीं है वो थोड़ा सा माइंड खोल करके बैठ जाए, ठीक है, कि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये लीजिए यहाँ पर एक, ये माइनस माइनस नहीं है ना ये, ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैंने आपका उस प्रोडक्ट को लिख दिया है जो कि सेकेंड मैकेनिज्म से बनता है, ठीक है। इसमें देखो ये एसाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका एसाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड मैकेनिज्म में इसके सिस पोजीशन पर कौन होता है भाई, CO13 वाला इनकमिंग लिगेंड, क्लियर, ठीक है। तो ये उसको प्रोडक्ट को देखना है। अब इस प्रोडक्ट में हमको कराना क्या है, डीकार्बोनाइलेशन, मतलब कार्बोनिल को रिमूव कराना है। और कौन कौन से कार्बोनिल को हम रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेट जो है, जो आपका CO वाला एसाइल ग्रुप का CO जो है माइग्रेट करता है, तो माइग्रेशन हम कितने प्रकार से करा सकते हैं, सिस पोजीशन पर करा सकते हैं। तो सिस पोजीशन पर कराना है, मतलब ऐसे कौन से कितने CO हैं यार, क्योंकि डीकार्बोनाइलेशन करा रहे हैं तो CO को बाहर करना है, तो कितने CO जो है सिस पर है जिसको हम रिमूव करा सकते हैं। तो भाई अभी हम पिछले जस्ट पीछे बात किए थे, कितने CO थे भाई, 4। देखो ये 1 नंबर भी लिखा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये चारों जो कार्बोनिल हैं उस एसाइल ग्रुप के साथ क्या है, सिस पर। तो इन चारों को बस मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन ट्रांस वाले के रिमूवल से इस CO को कहाँ माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको रिमूव करूंगा तो वैकेंट साइट यहाँ बन जाएगा, और वैकेंट साइट यहाँ बनेगा तो इस CO को माइग्रेट कहाँ करना पड़ेगा, अपने ट्रांस पर, जो कि अलाउ नहीं है। तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं इस CO के माइग्रेशन के, 4। तो 4 CO का रिमूवल है। तो देखते हैं अपन कि कौन सा CO जब निकलेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो पहला जब जाएगा ना, ये पहला वाला
आपका CO लॉस होगा, लॉस ऑफ फर्स्ट CO, तो वैकेंट साइट कहाँ बनेगा? पहले वाले CO के ऊपर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये CO स्टार दिख रहा है ना, स्टार का CO स्टार का मतलब क्या है? वो CO13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि लेबल्ड कार्बन जो है ना, लेबल्ड जो CO13 वाला जो आपका कार्बोनिल है वो रिमूव होगा, और जब वो रिमूव होगा तो ये CO जो है यहाँ पर माइग्रेट करेगा। पहले मैकेनिज्म में, सॉरी सेकंड मैकेनिज्म में CO माइग्रेट करता है, इसलिए हमको हर बार किसको माइग्रेट कराना है? CO को माइग्रेट कराना है। और देखो CO माइग्रेट करके उस वैकेंट साइट पर जाएगा तो आपका क्या बनेगा भाई? ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये CO जो है इस वैकेंट साइट पर चला गया। देखो जहां जहां मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है वो सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CO को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में कार्बन 13 वाला CO निकल गया, मतलब इस प्रोडक्ट में CO13 मेंशन नहीं है। समझ आया क्या? अरे क्लियर? क्योंकि अगर ये समझ जाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यस सर। अब देखो, हम देखते हैं सेकंड कार्बोनिल को निकालने पर क्या होता है। तो सेकंड कार्बन नंबर वाले कार्बोनिल को जब निकाल देंगे हम डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन में, तो खाली जगह कहाँ पर बनेगा भाई? ये सेकंड नंबर का जो कार्बोनिल है वहां पर खाली जगह बन जाएगा, क्योंकि वो निकल गया। तो अब ये CO जो है उस सेकंड नंबर वाले कार्बोनिल की जगह पर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? फिर से वही बना। लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात है, मैं आपको बताया क्या था, बनेगा क्या यहाँ पर? सीस। केवल ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पर कार्बन 13 वाला जो रिमूव नहीं हुआ है, मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन 13 वाला CO अभी भी प्रेजेंट है। और अगर CO माइग्रेट करने वाले CO के साथ में इस CH3 का नेचर देखूं तो ये सीस है, ऑब्वियसली सीस माइग्रेशन हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। देखो थर्ड जब आपका CO लॉस होगा तो थर्ड नंबर का कौन है? ये नीचे वाला। तो वैकेंट साइड कहाँ बन जाएगा? नीचे। तो ये CO जो है कहाँ माइग्रेट करेगा? इस नीचे साइड में। तो यहाँ पर ये जब नीचे आएगा तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि फिर से ये जो है CC बना। अरे ठीक है, कोई दिक्कत? तो नो सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों तो सेम है भी? कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, नहीं है क्या? बिल्कुल। नहीं। अब अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर CO4 को अगर रिमूव किया जाए, चौथे नंबर के कार्बोनिल को रिमूव करके देखा जाए, तो यहाँ पर वैकेंट साइड अब चौथे नंबर पर बनेगा। अब वहां पर इस CO को जब माइग्रेशन होगा तो ये भी सीस ही बनेगा, क्योंकि अभी भी सीस माइग्रेशन हो रहा है और ये भी सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स जो हैं आइडेंटिकल है। सिर्फ ये चौथा वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO13 जो है निकल गया, तो ये अलग है। तो अगर मैं इसको परसेंट में बांटूं तो भैया चार प्रकार का प्रोडक्ट बनने का जो है पॉसिबिलिटीज था। तो इसमें से 4 में 25% जो है वो तो बिना कार्बन 13 वाला बना, और 75% जो है वो क्या बना आपका? इस वाला। सिस प्रोडक्ट विथ कंटेनिंग अ लेबल। लेबल्ड कार्बन 13। ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म सेकंड में सिर्फ डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन जब होगा तो सिर्फ दो प्रकार का टू टाइप प्रोडक्ट ही बन रहा है, और कोई तीसरा बना क्या? नहीं बना। तो दो ही प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं इस डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन में। ठीक है। अब इसी को मैं वर्ड में लिख दिया हूँ, इसको पढ़ लेना। ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि 25% जो प्रोडक्ट है वो आपका विथ CO13 बनेगा, और 75% सॉरी विदाउट CO13 बनेगा, और आपका 75% जो प्रोडक्ट है वो विथ CO13 बनेगा। ठीक है। और जिसमें CO13 जो है इस एल्काइल ग्रुप के सिस पर हो। समझ आया क्या भाई? डीकार्बोनाइलेशन और इन मैकेनिज्म सेकंड समझ आया होगा तो मैकेनिज्म थर्ड में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अरे करेंगे क्या, सिर्फ हमको करना क्या है?
उस जगह में CO माइग्रेट नहीं करता बल्कि CH3 माइग्रेट करता है। तो जो जिस मैकेनिज्म में जो माइग्रेट करता है हमको उसको माइग्रेट करा के दिखाना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो, तो अगर हम बात करें थर्ड मैकेनिज्म में डीकार्बोनाइलेशन की, तो सेम प्रोडक्ट जो है इसमें भी बना था जब कार्बोनाइलेशन कराया गया था। तो अगर हम इसका डीकार्बोनाइलेशन दिखाएं तो यहाँ भी 4 जो है सिस कार्बोनिल हैं और चारों सिस कार्बोनिल यहाँ पर क्या होंगे, निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डीकार्बोनाइलेशन में CO को ही तो निकालना है। तो यहाँ भी अगर हम माने कि चलो सबसे पहला CO को हम रिमूव करें, इस पहले CO को हम रिमूव करें तो भैया वैकेंट साइट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो ये आपका अब माइग्रेट कौन करेगा, माइग्रेट करेगा CH3 ग्रुप। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म थर्ड में कौन माइग्रेट करता है, एल्काइल ग्रुप। तो जब CH3 माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा विथ नो CO13। यहाँ भी आपका एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसमें CO13 जो है उस कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है। क्लियर? बात करते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड जब रिमूव होगा तो वैकेंट साइट कहाँ बनेगा, अरे वैकेंट साइट कहाँ बनेगा, सेकंड वाले पोजीशन पे। ठीक है। तो आपका ये CH3 अब कहाँ मूव करेगा, इस सेकेंड वाले वैकेंट साइट पर। तो जब CH3 अब सेकेंड वाले साइट पर मूव करेगा तो यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बना, यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बना। अरे बना क्या, यस सर। देख लो इस कार्बन 13 वाले को और CH3 को, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, एक सिस प्रोडक्ट बना और सिस माइग्रेशन ही हुआ है। पॉसिबल कौन सा होता है, सिर्फ सिस माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन होता नहीं है। और एल्काइल और अगर सिर्फ CO13 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के सिस हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, CO4 को रिमूव करता हूँ। तो जब मैं CO4 को रिमूव करूंगा तो देखो वैकेंट साइट चौथे नंबर पर जुड़ेगा, मतलब बनेगा। तो ये CH3 जो है चौथे नंबर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। तो इस कंडीशन में भैया क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट सीसी बना। क्या, क्यों सिस बना, क्योंकि अभी भी ये जो CO13 है और CH3 के बीच बॉन्ड एंगल 90 ही है, दैट इज ये अभी भी एक दूसरे के सिस हैं। समझ आया? क्लियर? यस सर। क्योंकि अब देखो अब मेन चीज आपका आएगा और वो है क्या, तो ध्यान देना। अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, एक CO जो है अभी भी सिस वाला बचा है। तो जब CO3 जो है थर्ड CO जब रिमूव करूंगा तो वैकेंट साइट थर्ड CO के जगह पर बनेगा। तो CH3 जो है अब थर्ड CO के जगह पर आएगा। तो जब थर्ड CO के जगह पर आया तो अब देखो इस साइक्लोपेंटा सॉरी कार्बन 13 CO और CH3 के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री का एंगल बन गया। और जब 180 डिग्री का एंगल बना तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में अब मेरा प्रोडक्ट जो है क्या बन गया, ट्रांस बन गया। तो भैया अभी भी मैं देखो सिस वाले को ही रिमूव किया हूँ, लेकिन सिस वाले को रिमूव करके जब मैं CH3 का सिस माइग्रेशन कराया तो इस CO13 और CH3 का एक ऐसा अरेंजमेंट बना जिसमें ये एक दूसरे के ट्रांस हैं। लेकिन ये जो दो ठो हैं जिसमें सेकेंड नंबर का कार्बोनिल और फोर्थ नंबर का कार्बोनिल था, उसको जब रिमूव कराया तो दोनों में सेम सिस वाला बना। तो मैं ये बोल सकता हूँ 25% तो ये बना जिसमें आपका CO13 ही नहीं था। 25% आपका क्या बना जिसमें CO13 और CH3 के बीच ट्रांस पोजिशन था। और आपका जो है दो ऐसे कंडीशन बने, दैट इज 50% ऐसा कंडीशन बना जिसमें CH3 और आपका CO13 जो है एक दूसरे के सिस पोजीशन पर बने।
तो जब थर्ड मैकेनिज्म को मैं ऑपरेट कर, थर्ड मैकेनिज्म के जो प्रोडक्ट था उसमें मैं डीकार्बोनाइजेशन कराया, तो वहां पर 3 टाइप का प्रोडक्ट बन गया। समझ आया क्या भाई? तो अब मैं बता रहा हूं आपको, याद करने का तरीका बताऊं मैं। पहले मैकेनिज्म में सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बना था, अरे बना था क्या? यस सर। सेकंड वाले में 2 टाइप का प्रोडक्ट बना। रेशियो क्या यस। था? क्योंकि रेशियो भी याद रखना, क्योंकि वो ना विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉर माइग्रेटरी इंसर्शन करके वो कमेंट में पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर जब 2 प्रोडक्ट बनता है तो रेशियो क्या होता है? 1 रेशियो, 25 और 25। हाँ, तो 1:3 का, दैट इज 25 और 75%। समझ आया? तो 1:3 यस। का ही बनता है। लेकिन यहाँ पर जब रेशियो अगर मैं बनाऊं थर्ड मैकेनिज्म में, तो थर्ड मैकेनिज्म में तीन मैकेनिज्म, थर्ड मैकेनिज्म बोल रहा है तो उससे 3 ले लो और उसको क्या बोल दो, 3 प्रोडक्ट बनता है। और 3 प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। ये याद करने का तरीका, जब फर्स्ट मैकेनिज्म तो 1 प्रोडक्ट, दूसरा मैकेनिज्म तो 2 प्रोडक्ट, तीसरा मैकेनिज्म तो 3 प्रोडक्ट, रेशियो आप याद कर लेंगे 1:3, 1:2:1। परसेंट में बोला तो 25, 50, 25। क्लियर है? तो ये तो बात यस हो रही थी कि डीकार्बोनाइलेशन में इतने टाइप के प्रोडक्ट बने। अब जब एक्सपेरिमेंट के जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी जब किया गया तो ये पाया गया कि जब CO13 एक बार में जो आपका जो कार्बोनाइलेशन कराया जाता है, इंसर्शन कराया जाता है, उसका आप डीकार्बोनाइलेशन कराते हैं तो 3 टाइप का प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते गया, या 3 टाइप का प्रोडक्ट ऑब्जर्व हो गया या होते गए। तो ये जो 3 टाइप का प्रोडक्ट जब ऑब्जर्व हो रहा है तो ये तो भैया मैकेनिज्म थर्ड में ही पॉसिबल है कि 3 टाइप का प्रोडक्ट मिल पाए, क्योंकि सेकेंड टाइप के मैकेनिज्म में तो 2 ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट का बनना कौन फेवर करता है? थर्ड मैकेनिज्म। इसलिए फिर बोल दिया गया कि आपका थर्ड मैकेनिज्म जो है वो आपका एग्जैक्ट मैकेनिज्म या फेवर्ड मैकेनिज्म है सीओ इंसर्शन के लिए, दैट इज एल्काइल माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि एल्काइल माइग्रेशन क्यों बोल देते हैं इसको? क्योंकि सीओ का इंसर्शन तो हुआ लेकिन अल्टीमेटली इस मैकेनिज्म में एल्काइल ग्रुप ही क्या होता है? माइग्रेट होता है, इसलिए इसको एल्काइल माइग्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक है? और चूंकि इसमें इंसर्शन में माइग्रेशन इन्वॉल्व होता है, एक ग्रुप जो है दूसरे तरफ माइग्रेट करता है, इसलिए इसको माइग्रेटरी इंसर्शन भी बोला जाता है। ये समझ आया क्या? अब इनका जो वर्डिंग है जो मैं बोल रहा था वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 25% प्रोडक्ट हैज नो CO13, 25% has CO trans to alkyl group and 50% has CO13 cis to alkyl group। ठीक है? और यही जो है आपके इसको, ये जो मेथाइल माइग्रेशन है, यही जो आपका रिजल्ट है कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एज द एल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स इट में डिस्प्लेस द CO13। मतलब जो आप मैं बता रहा था आपको वही यहाँ पर मेंशन है। ठीक है? दैट इज एल्काइल माइग्रेशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। देयरफॉर व्हेन द टर्म CO इंसर्शन इज यूज्ड is often to mean that there is alkyl migration। मतलब CO इंसर्शन की जगह पर एल्काइल माइग्रेशन भी यूज में लाया जा सकता है, या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन भी इसको बोला जाता है। अब अगर बात करें इसके और एविडेंस की, तो इसका एक इस स्टेरियोकेमिकल एविडेंस भी एक आपका एक्सपेरिमेंट देता है। ठीक है? जो कि क्या है, अगर यहाँ पर एक आयरन का एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं सबसे पहले क्या कराता हूँ, इथाइल को माइग्रेट कराऊंगा, और एक बार हम बात करेंगे सीओ को माइग्रेशन करा करके। ठीक है? तो सॉरी, सीओ को इंसर्शन कराएंगे, एक बार इथाइल को माइग्रेट कराएंगे। तो इथाइल माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, वैकेंट साइड बनाएगा। इथाइल माइग्रेट किया इसलिए वैकेंट साइड बन गया इथाइल पर। अब जब नेक्स्ट जो CO13 आएगा, वो CO13 जो है इस इथाइल के जगह पर आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है आपका एक इन्वर्जन, स्टेरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन के साथ बन गया, पोजीशन चेंज हो गया भाई इसका। CO जो है पहले यहाँ था, सपोज मान लो, अच्छा एक बार मैं आपको समझाने के लिए
इसको बोल देता हूँ कि ये डेज था और ये जो है आपका ये वेज है। तो अब देखो CO पहले क्या था, CO पहले था वेज पर, अब कहाँ चला गया वो, डेज पर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये जो है इन्वर्जन स्टेरियोकेमिस्ट्री के साथ बना है। अब जब CO इंसर्ट हो जाएगा सीधा, अगर मैं एथाइल ग्रुप पर CO को इंसर्ट करा देता हूँ तो भैया अभी CO जो है तो कहीं नहीं गया, तो जब CO कहीं नहीं गया तो वैकेंट साइट कहाँ पर बना गया, सॉरी ये एक सेकेंड, अगर सपोज मान लो कि इस CO को यहाँ इंसर्ट करा दिया तो यहाँ पर वैकेंट साइट कहाँ बनेगा, इस CO पर बनेगा। तो जो CO13 जो आने वाला CO13 है वो कहाँ पर आएगा, जो CO पहले था वहीं पर आएगा। तो देख लो, तो जो CO का जगह जो है CO ही आया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, वेज पर था, वेज पर ही CO आया। लेकिन यहाँ पर पहले वेज पर CO था, वो कहाँ चले गया, एथाइल माइग्रेशन के कारण डेज पर, तो यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ऐसा ही रिजल्ट जो है ना उस मैकेनिज्म में मिलता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है एक्चुअल में माइग्रेटरी इंसर्शन में, वो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी क्या है, एथाइल का माइग्रेशन, दैट इज एल्काइल का माइग्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं जो है एल्काइल का माइग्रेशन होता है CO इंसर्शन में, उसको एक स्टेरियोकेमिकल एविडेंस प्रोवाइड कराता है कि हाँ आप सही बोल रहे थे कि जब CO का इंसर्शन होता है वहां पर CO माइग्रेट नहीं करता बल्कि एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है। तो ये एक प्रकार का जस्ट स्टेरियोकेमिकल एविडेंस है जो उसको फेवर करता है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जून 2013 में आपका क्वेश्चन आया है, द रिएक्शन, ये है आपका CO5MnMe प्लस CO, और ये बना रहे सीधा प्रोडक्ट बता दिया आपको ये बना है करके, इज एन एग्जांपल फॉर, क्या आएगा, क्या आएगा, डी माइग्रेटरी इंसर्शन। तो भाई अब आप बोलोगे सर टॉपिक पढ़ा रहे हो तो वही टॉपिक आएगा, ठीक है भैया। यहाँ पर हुआ क्या है, CO जो है वो मैग्नीज और मेथिल के बीच जाके जुड़ गया, के बीच में इंसर्ट हुआ है। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली ये एक प्रकार क्या है, माइग्रेटरी इंसर्शन का एग्जांपल है। 2 नंबर में ये पूछा था जो जून 2013 में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे बना था। ये क्वेश्चन है 34 जून 2013 में 34 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम टू सेम जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट रिफ्लेक्टेड है, यहाँ तक के इसमें जो है इसका जो ब्रैकेट है ना उसको भी चेंजेस नहीं किया है। ये जो आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो ये ब्रैकेट कैसा था, ये ब्रैकेट ऐसे वाला था जो कि यहाँ पर ये ब्रैकेट मेंशन है ना ये वाला। तो कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ तक कि ऑप्शन नंबर का जो सीक्वेंस है वो चेंजेस नहीं है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, माइग्रेटरी इंसर्शन। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मैं पिक किया हूँ अजय कुमार के बुक से, सेम टू सेम रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पेपर में, ठीक है। तो ऐसे जो बुक्स हैं, जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, उनके क्वेश्चन को आप पूरा पहले क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। पहला फोकस क्या होना चाहिए कि जो बुक्स हमारे अच्छे अच्छे जहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन बुक्स के क्वेश्चंस को, भाई 15-20 क्वेश्चन जैसे कि आपके किसमें होते हैं, अजय कुमार के बुक में होते हैं, तो वहाँ पर उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा कि अजय कुमार में जैसे कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर 15 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 5-6 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं एज इट इज, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लेना और उसको अच्छे से समझ लेना। ये समझ आया क्या कि माइग्रेटरी इंसर्शन इज द आंसर। अब एक और क्वेश्चन है अजय कुमार का, इसमें ये है द फॉलोइंग रिएक्शन, सॉल्वेंट का रिएक्शन कराया गया है, इसके साथ रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वहां पर ये प्रोडक्ट बन गया, सॉल्वेंट ऐड हो गया और एक जो CO2 था उसमें का जो है आपका COCH3 जो है
वो क्या हो गया भाई, दिखाई दे रहा होगा क्या हो रहा है, एक CO कहाँ चला गया, अरे CH3 के बीच इंसर्ट हो गया, मेटल और CH3 के बीच, क्या होगा Yes, sir. आंसर, Migratory insertion. भाई अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो साफ बोलेंगे कि सर माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो कोष्टक जो ब्रैकेट होता है ना, वो बहुत चीज एक्सप्लेन करता है, आधे लोग को तो ध्यान भी नहीं गया होगा कि यहाँ ब्रैकेट भी ऐसा कुछ है, ठीक है। देख लो यहाँ पर CO को जो CH3 के साथ दिखाया गया, यहाँ पर CO को अलग से दिखाया गया, दैट इज यहाँ पर CO और CH3 जो है, इसमें CO का जो है, CO का कार्बन जो है वो बॉन्डिंग किया है RH के साथ, तो ये RH के साथ अब प्रेजेंट है CO CH3, और यहाँ पर क्या था, RH के साथ प्रेजेंट था CH3 CO CO, तो यहाँ पर CO यहाँ पर इंसर्ट हुआ है तब ये बना है, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। अरे ठीक, जी सर। समझ आया, जी सर। ठीक है। सो गाइस ये था आपका माइग्रेटरी इंसर्शन, जिसमें हम कवर किए 1-1 इंसर्शन को, अगले लेक्चर में बात करेंगे 1-2 इंसर्शन के बारे में, ठीक है। 1-2 इंसर्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्लियर है भाई, जी सर। जिसमें हम बात कर लिए कार्बोनिल के इंसर्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस क्या करना है आपको, कितने टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, ऑन टिप्स होने चाहिए आपको याद, कौन कौन से आपके माइग्रेट करते हैं, कौन से मैकेनिज्म में वो याद होने चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स के साथ जब उसका डिकार्बोनाइजेशन कराया जाता है तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, उसका स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, ये सभी चीज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और पूछेगा 4 नंबर में पूछता है, ठीक, क्लियर है। जी सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।